हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में। इस वीडियो के अंतर्गत हम दो तरह के टॉपिक को कवर किया जाएगा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है अर्थात पारिश्रमिक जो दिया जाता है वो कितना है, और साथ ही साथ उसको कौन निर्धारित करता है, इसके बारे में भी बात की जाएगी। और साथ में ये बात की जाएगी उनकी जो सैलरी मिलती है उसमें कितनी प्रकार की कटौतियाँ की जाती हैं, और जो कटौतियाँ की जाती हैं उसमें एक ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है और ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसके बारे में भी बात की जाएगी कि ईपीएफ क्या होता है और ईएसआईसी क्या होता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इन्हीं दो टॉपिकों को कवर किया जाएगा। ये पहला टॉपिक हो गया, ये दूसरा टॉपिक हो गया। और इसके बाद आने वाले समय में हम 2, 3 और 4 बिंदु के संबंध में अलग से वीडियो बनाएंगे, और 5 और 6 बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। पार्ट 2 में हम ईपीएफ की पासबुक कैसे देखते हैं, उसमें कर्मचारी का पैसा कितना संस्था के द्वारा जमा किया जा रहा है और कर्मचारी कितना पैसा उस ईपीएफ के अकाउंट से निकाल लिया है, उसका विवरण कैसे देखा जाता है, उसको हम देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी हम देखेंगे कि ईपीएफ के अकाउंट से अगर कर्मचारी को आवश्यकता होती है किसी इमरजेंसी में, तो वो ईपीएफ के अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकता है या फिर कैसे क्लेम कर सकता है, उसकी भी हम बाकायदा पूरा विवरण के साथ, प्रैक्टिकल के साथ पूरा आपको बताएंगे। और इसके अलावा एक कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी के रूप में काटा जाता है। तो इस ईएसआईसी के रूप में जो काटा जाता है, तो ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन में हम क्या कर्मचारी लाभ उठा सकता है, उसके अंतर्गत एक ईएसआईसी कार्ड जो है वो संस्था के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। और इस ईएसआईसी कार्ड का उपयोग जो है कर्मचारी उस अपने मेडिकल सिचुएशन में या फिर उसके घर में किसी मेडिकल सिचुएशन में उसका इलाज कराने के लिए ईएसआईसी कार्ड का उपयोग किया जाता है। ओके। तो चलिए हम आज के पहले और दूसरे बिंदु के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बिंदु में हम जो है उसकी बात कर लेते हैं, और उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी होते कौन हैं और इनका क्या काम रहता है। तो सबसे पहले अगर कोई विभाग होता है कहीं पर भी, तो उसके द्वारा एक संस्था का चयन किया जाता है जो उसको कर्मचारी उपलब्ध कराया जा सके। तो विभाग द्वारा जब किसी संस्था का चयन किया जाता है, वो अब डायरेक्ट चयन ना करके एक बीच में माध्यम बना दिया गया है जेम पोर्टल का। ये एक तरह का पोर्टल है जिसमें आप संस्था का चयन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक तरह की बिड डालनी पड़ती है और उस बिड में संस्थाओं के द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। उसमें कुछ मानदंड होते हैं, उन मानदंडों के आधार पर जो संस्था खरी उतरती है उसका चयन जेम पोर्टल द्वारा स्वयं कर दिया जाता है। और उस संस्था के द्वारा फिर कई कर्मचारी हैं जिनको हम आउटसोर्सिंग कर्मचारी बोलते हैं, वो विभाग को उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, और विभाग इसके बदले में संस्था को बजट देता है और संस्था फिर इन कर्मचारियों को सैलरी या फिर पारिश्रमिक या फिर मानदेय उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना निर्धारित किया गया है। तो इसमें कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक या फिर सैलरी जो निर्धारित की जाती है वो श्रम विभाग के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, और वो किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत की जाती है। इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो ये अधिनियम है आपका, इस अधिनियम के अंतर्गत यूपी के अंतर्गत जो न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित है श्रम विभाग के द्वारा, उससे नीचे ना कोई सरकारी विभाग दे सकता है किसी कर्मचारी को सैलरी, और ना ही उसके नीचे कोई प्राइवेट विभाग भी दे सकता है। इस न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन सभी सरकारी और सभी अर्ध सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को करना ही होगा। अगर नहीं करता है तो हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत श्रम विभाग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस कंपनी के लिए आप शिकायत दर्ज करा के अपना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मजदूरी आप पा सकते हैं। ठीक है, तो श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को वर्तमान में देय प्रतिमाह मजदूरी की दरें कितनी हैं। तो इनकी दरें जो हैं कर्मचारियों के अलग अलग मानदंडों के अनुसार है। अगर कुशल कर्मचारी हैं तो उनका की सैलरी इतनी है, अगर अर्धकुशल हैं तो उनकी सैलरी इतनी है, अकुशल है उनकी सैलरी इतनी है। और इन सैलरी का उल्लेख कौन से आदेश में लिखा है, वो है आदेश संख्या इतना और दिनांक इतना, जिसकी हम प्रति जो है आपको ऊपर आई बटन में भी दे देंगे, और साथ ही साथ नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको इस आदेश की कॉपी का मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाकर इसके आदेश की प्रति आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उपयोग में ले सकते हैं। आपको एक ये चीज़ बताना भी चाहेंगे हम आपको कि जो ये कर्मचारी हैं कुशल और अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारी, इनका जो वर्तमान में मानदेय जो निर्धारित है पारिश्रमिक, उसकी अवधि जो है 1/4/25 से 30/9/25 तक ही प्रभावी है।
अर्थात ये है कि इनकी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सैलरी में जो इंक्रीमेंट होता है वो साल में 2 बार लगता है, 6-6 महीने के लिए, और उसमें उसकी वैलिडिटी दिखाई देती है। जैसे कि ये जो वर्तमान में जो ये वाला आदेश है, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 30 सितंबर 2025 को ही है। इसके बाद आपको नया आदेश आएगा और उस आदेश के साथ ही साथ उसमें अगले मार्च या अप्रैल 2025 तक के लिए वो प्रभावी रहेगा नियम, वो दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये हर 6 महीने में रिवाइज होता है सैलरी, थोड़ा सा इंक्रीमेंट लग जाता है महंगाई भत्ते के अनुसार। ओके, तो सबसे पहले हमने आपको इसमें ये बताया है कि श्रम विभाग जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों की सैलरी का निर्धारण करता है, जिसकी आदेश की प्रति हमने आपको लिंक बॉक्स में दे दी है और ऊपर आई बटन में दे दी है। और साथ ही साथ ये सैलरी कब से कब तक प्रभावी है उसकी भी बात हमने यहाँ पे कर दी है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो मैंने आपको अभी बताया कि इस न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के नीचे कोई भी सरकारी, अर्ध सरकारी या फिर प्राइवेट कंपनियां मजदूरी नहीं दे सकती हैं, तो उसका नियम भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसका नियम जो है एमएसएमई का शासनादेश है, जिसको हम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग कहते हैं। उसका शासनादेश इसके अंतर्गत दिनांक इतने के प्रस्तर 35 में लिखा हुआ है कि किसी भी विभाग द्वारा किसी गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिए कार्मिकों को कितना मानदेय अथवा पारिश्रमिक देय होगा, इसका निर्णय संबंधित विभाग विभिन्न सुसंगत वित्त नियमों के अनुरूप एवं श्रम विभाग के न्यूनतम वेजेस तथा बोनस आदि के अनुसार करेगा, जो वर्तमान में कार्मिकों को प्राप्त हो रहे मानदेय से कम अनुमान नहीं होगा। इसका तात्पर्य ये रहा कि कोई भी विभाग जो है उन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन उसको करना ही पड़ेगा। उसके नीचे तो सैलरी बिल्कुल दे ही नहीं सकता है विभाग। अगर देता है तो उसका आप कंप्लेंट डाल सकते हैं और उसको आप न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत अपनी सैलरी पाने के हकदार हैं। और साथ ही इसमें यह भी बात कही गई है इस आदेश के अंतर्गत कि जो वर्तमान में अगर न्यूनतम मजदूरी से अधिक कोई वेतन पा रहा है, हम मान लेते हैं कि वर्तमान में 13,500 कुछ है, और वर्तमान में जो कर्मचारी पा रहा है पहले से काम करता हुआ, वो 15,000 या 16-17 हज़ार रुपये पा रहा है, तो उसको 16-17 हज़ार रुपये ही मिलेंगे, उसको घटा के 13,000 के नहीं लाया जाएगा। तो इस शासनादेश में ये 2 तरह की बातें की गई हैं। पहली बात हो गई कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के नीचे नहीं दिया जाएगा, और दूसरी बात, वर्तमान में अगर किसी की सैलरी ज़्यादा है तो उसकी सैलरी कम नहीं की जाएगी। ओके, तो आगे हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया है कि कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों में कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा, इतने ही लोग आते हैं कुशल कर्मचारी की श्रेणियों में, अर्धकुशल कर्मचारी की श्रेणी में इतने लोग आते हैं, और अकुशल कर्मचारी की श्रेणी में इतने लोग आते हैं। ठीक है ना, और इसी श्रेणियों के अनुसार ही लोगों को न्यूनतम पारिश्रमिक मिलता है, जो निर्धारित किया गया है कुशल, अर्धकुशल और अकुशल में। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक रहा जिसमें हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना होता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसकी वर्तमान में कितना निर्धारित है, और उसकी अवधि कब तक के लिए प्रभावी है, ये भी बताया है। और एमएसएमई का जो शासनादेश है उसके अनुसार आप न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार ही देंगे, उससे कम नहीं देंगे, और वर्तमान में अगर कोई अधिक पा रहा है तो उसको कम पे नहीं लाएंगे। तो ये पहले पॉइंट में हमने इसको कवर किया। अब दूसरे हम ईपीएफ एंड ईएसआईसी कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंतर्गत संस्था द्वारा क्या क्या कटौतियाँ की जाती हैं उसकी बात अब आगे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक प्रोफार्मा बनाया हुआ है जिसमें पहला ये टॉपिक बताया है हमने कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंतर्गत संस्था द्वारा क्या क्या कटौतियाँ की जाती हैं। देखिए, यहाँ पे हमने विथ एग्जाम्पल सारा बताया है कि वह धनराशि जो विभाग द्वारा संस्थाओं को दी जाती है, जिससे न्यूनतम पारिश्रमिक 13,500 इतना है, 547, और जो विभाग द्वारा दी जाती है संस्था को, वो 19,298 है। इसका कैलकुलेशन हमने कैसे किया है इसको हमने समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ए नंबर पे आते हैं, सब टोटल, जिसमें हमने 13,547 है न्यूनतम पारिश्रमिक, वर्तमान में देय न्यूनतम पारिश्रमिक, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है और जिसके आदेश की प्रति हमने नीचे अपलोड की हुई है। और इसमें ईपीएफ जो है वर्तमान में जो मान्य है वो 13% है। और ईपीएफ 13% कहाँ पे है और इसका आपको पीडीएफ या फिर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी वो हम अभी आपको आगे बताते हैं। और एसआईसी वर्तमान में कितना निर्धारित है वो भी हमने आपको नीचे भी अगली स्लाइड में बताया हुआ है। तो सबसे पहले सब टोटल हम लेते हैं और 13% इसी का निकालते हैं। ए का 13% निकाला तो इतना आया, और ए का
हमने 3.25% निकाला तो 440 रुपये आया, ठीक है ना। फिर ए बी सी इन तीनों का हम काउंट कर लेते हैं, ए बी सी, तो इतना आ जाता है। अब इसके बाद सर्विस चार्ज के रूप में संस्था को कितना रुपए देंगे हम, तो सर्विस चार्ज जो दी जाता है वो सब टोटल पे अर्थात बेसिक सैलरी पे दिया जाता है, ईपीएफ पे दिया जाता है और ईएसआईसी पे दिया जाता है। इन तीनों पे सर्विस चार्ज अर्थात सेवा शुल्क दिया जाता है। अब इन्हीं तीनों पे सेवा शुल्क संस्था को क्यों दिया जाता है, क्योंकि संस्था के द्वारा उनके अंडर में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं तो उनको बेसिक सैलरी के रौप में उनके खाते में पैसा जमा करना पड़ता है। तो उसके लिए उनको अकाउंट नंबर सबके कर्मचारियों के चाहिए होते हैं, आईएफएससी कोड चाहिए होते हैं, बाकी बैंक डिटेल चाहिए होती है। तो उसके बाद उनको वो एक्सेल सीट में मर्ज करते हैं और फिर बैंक में ले जाते हैं, फिर वहाँ से भुगतान करवाते हैं। तो वो एक तरह की सेवा कर रहे हैं। इसी तरह वो ईपीएफ का और ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉय के खाते में जमा करते हैं, ठीक है। तो तब जाके इनका सर्विस चार्ज जो बनता है एक कर्मचारी के ऊपर वो 606 रुपये बनता है। और सर्विस चार्ज वर्तमान में कितना निर्धारित है, ये एमएसएमई का 26/11/2024 के पैरा नंबर 37 में लिखा हुआ है। इस आदेश की प्रति भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, साथ ही साथ ऊपर आई बटन में भी हम इसको लिंक दे देंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि सब टोटल और सर्विस चार्ज को हम प्लस करते हैं। मतलब कि विभाग जो है ये तो देगा ही देगा, साथ ही साथ आपको ये भी देगा, टोटल उसको ये दे रहा है। साथ ही साथ विभाग जो है एक कर्मचारी के ऊपर इतने प्रतिशत जीएसटी भी देता है संस्था को, और संस्था वो जीएसटी को भरता है, ठीक है ना। जीएसटी का इतना अमाउंट सरकार के खाते में चला जाता है। तो टोटल जो है 19,298 रुपये जो हैं विभाग जो है आप उस संस्था को देगा, और संस्था क्या करेगा, संबंधित कर्मचारियों के खाते में उसकी बेसिक सैलरी देता है, ईपीएफ खाते में इतनी सैलरी और ईएसआईसी खाते में इतनी सैलरी जमा करेगा, और अपने पास इतने रुपए सर्विस चार्ज ही रखेगा जो सर्विस चार्ज ले रहा है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में इतने रुपए भुगतान करेगा, और जिसकी प्रति वो हमें उपलब्ध कराएगा। अब वो बैंक स्टेटमेंट के रूप में इसकी प्रति उपलब्ध कराता है, ईपीएफ में कितना जमा किया है ये दिखाएगा, ईएसआईसी में जो जमा किया है वो भी चालान की कॉपी दिखाएगा। इन दोनों की चालान की कॉपियाँ होती हैं और ये बैंक स्टेटमेंट की कॉपी देता है हमें। और साथ ही साथ जीएसटी कितना जमा किया है वो भी हमको संस्था हमें बताता है कि इतने रुपए हमने जीएसटी के जमा किए हुए हैं। तो ये पूरा इसी तरह का प्रोफार्मा बनता है और इसी प्रोफार्मे पर वो हमें बिल उपलब्ध कराता है। अब संस्था जो है विभाग को बताएगा कि हमने इतने रुपए भुगतान कर दिए हैं, कृपया हमको इतने रुपए भुगतान करने का कष्ट करें। तो विभाग इतने रुपए भुगतान कर देता है। और भुगतान तब करता है वो सब जब ये प्रूफ देख लेता है कि हाँ बैंक स्टेटमेंट देख लेगा, ईएसआईसी ईपीएफ का चालान देख लेगा और जीएसटी का चालान देख लेगा, तब जाके विभाग जो है इतने रुपए संस्था को भुगतान करेगा। अब एक चीज़ और है उसके में भी हम बात करते हैं कि वास्तव में कर्मचारी के खाते में कितने रुपए जाते हैं। तो अभी हमने आपको बताया है कि इतने रुपए तो बेसिक सैलरी होते हैं, लेकिन इस बेसिक सैलरी में दो तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक एम्प्लॉयर का होता है और एक यहाँ पे दिया होगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन में अंतर क्या होता है, वो ये अंतर होता है जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं ये न्यूनतम पारिश्रमिक कितना है 13,547, ठीक है ना। इसमें 12% जो है एम्प्लॉय का शेयर, मतलब कि इसी के ये एम्प्लॉय जो है अपनी बेसिक सैलरी से 12% ईपीएफ में जमा करने के लिए कहता है। मतलब कि निर्धारित है ये चीज़ कि एम्प्लॉय अपनी बेसिक सैलरी से 12% ईपीएफ खाते में जमा करेगा और ईएसआईसी खाते में लगभग 0.75% जमा करेगा। इस प्रकार उसके खाते में जो वास्तव में एक्चुअल में जो उसकी धनराशि जाती है बैंक अकाउंट में, और उसको जो मैसेज आता है बैंक अकाउंट में इतनी धनराशि संस्था की तरफ जमा की गई, वो इतने रुपये का आता है, 11,819 रुपये का आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने बताया कि ईपीएफ ईएसआईसी के दो कंट्रीब्यूशन रेट होते हैं, एक एम्प्लॉय का होता है और यहाँ पे एक एम्प्लॉयर का होता है। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन रेट होता है वो 12% 0.75% है, जो उसकी बेसिक सैलरी से काटा जाता है। आप 13,547 में इन दो धनराशि को घटाएंगे तो टोटल इतनी धनराशि आएगी। मतलब बेसिक सैलरी से वो अपनी सैलरी से ईपीएफ के रूप में इतना दे रहा है और एसआईसी के रूप में इतना दे रहा है। साथ ही साथ विभाग जो होता है वो एम्प्लॉयर होता है, तो विभाग जो है 13% जो है वो इतना अलग से देता है एम्प्लॉय को, और 3.25% ईएसआईसी के रूप में अलग से देता है एम्प्लॉयर विभाग, ठीक है ना। मतलब एम्प्लॉय जो है अपनी सैलरी से दे ही रहा है, साथ ही साथ विभाग भी अपनी सैलरी से
अपने बजट से इतने रुपए देता है। इस प्रकार इतनी धनराशि होती है जो विभाग से वो मांगता है। अब इतनी जब धनराशि आ जाती है तो विभाग की इस संस्था की जिम्मेदारी तो हो गई कि ईपीएफ के रूप में इतनी धनराशि रुपए वो ईपीएफ खाते में जमा करे, इतनी ईएसआईसी खाते में जमा करे और इतनी जीएसटी खाते में जमा करे। साथ ही साथ जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रेट है वो भी इतना जो है कंट्रीब्यूशन रेट वो ईपीएफ खाते में ये भी जमा होता है, वो भी जमा होता है। ठीक है ना। और ईएसआईसी के रूप में भी इतना ही जमा होता है। इसकी और इन दोनों ईपीएफ ईएसआईसी को ऐड करने के बाद इसका दुगना जो है सरकार भी देती है और उसमें इंटरेस्ट लगा करता है, तब ईपीएफ की धनराशि ज़्यादा होती है। ये सेविंग के पर्पज़ से ये चीज़ की गई है। अब हम देखते हैं कि ईपीएफ और ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन कौन सा विभाग काटता है और साथ ही साथ इसका उपयोग कर्मचारी किस तरह कर सकता है, इसकी भी हम बात करते हैं। तो ईपीएफ जो होता है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये विभाग काटता है। ठीक है ना। जिसको हम ईपीएफओ कहते हैं, जो ईपीएफ के रूप में कर्मचारी के खाते में जमा करता है। और कौन से खाते में? ईपीएफ अकाउंट में जमा करता है। और इस ईपीएफ अकाउंट में जमा धनराशि का प्रयोग कर्मचारी कई चीज़ों में करता है। जिससे उसकी शादी अगर होती है तो उसमें ईपीएफ का पैसा वो निकाल सकता है, क्लेम कर सकता है। अगर कोई घर बनवाने के लिए होता है तो घर बनवाने के लिए भी ईपीएफ का पैसा निकाल सकता है। रिटायरमेंट के उपरांत भी ईपीएफ का पैसा निकाल सकता है। साथ ही साथ हेल्थ केयर, मतलब कि अगर दवाइयाँ लानी है या कोई इलाज कराना है तो भी ईपीएफ का पैसा वो निकाल सकता है। इस तरह के कई रीजंस होते हैं जिसके लिए वो कर्मचारी ईपीएफ अकाउंट में जमा धनराशि को आवश्यकता पड़ने पर निकाल सकता है। इसी तरह ईएसआईसी जो काटा जाता है वो कौन सा विभाग होता है जो ईएसआईसी की सेवाएं प्रदान करता है? वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है ना। अब इसी विभाग के अंतर्गत ईएसआईसी कार्ड निर्गत किया जाता है जो संस्था में उपलब्ध कराती है। और इसमें कर्मचारी कई प्रकार के लाभ लेता है हॉस्पिटल में, जैसे मेडिकल बेनिफिट लेना है, सिकनेस बेनिफिट मतलब कि बीमार होता है, मैटरनिटी बेनिफिट मतलब कि अगर महिला है और उसकी प्रेगनेंसी है तो उसमें भी उसको ईएसआईसी से मुफ्त में इलाज होगा। डिसेबलमेंट बेनिफिट मतलब अगर कोई विकलांग है तो उसमें भी ईएसआईसी के रूप में उसको बेनिफिट मिलेगा। डिपेंडेंट बेनिफिट मतलब कि उसके साथ ही साथ खुद का तो वो इलाज करवा ही सकता है ईएसआईसी कार्ड के माध्यम से हॉस्पिटल में, साथ ही साथ वो और भी अपने परिवार के सदस्यों का भी इलाज फ्री में ईएसआईसी हॉस्पिटल में करवाया जा सकता है, जिसको हम बीमा अस्पताल भी कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अगली स्लाइड में कि ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन रेट कितना है एम्प्लॉयर के रूप में और एम्प्लॉय के रूप में, दोनों की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन रेट एम्प्लॉय के रूप में 12% है और एम्प्लॉयर मतलब विभाग के रूप में 13% है। तो यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो रेट की कॉपी दिख रही होगी, इस कॉपी को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जो ईपीएफ की वेबसाइट पे पड़ा रहता है और गूगल पे भी सर्च करने पे मिल जाता है। इसकी पीडीएफ फाइल को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, तो वहाँ से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ईडीएलआई क्या होता है इसका भी हमने कॉपी डाउनलोड करके हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, एम्प्लॉय के रूप में 12% ईपीएफ कटेगा, वो तो दिया हुआ है, लेकिन 13% कैसे कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पे पता नहीं चल पाता है। तो 13% के लिए 8.33% ये ईपीएस के रूप में काटा जाता है। इसके बाद ईडीएलआई के रूप में 0.50 काटा जाता है और ईपीएफ के रूप में देखिए 0.50 काटा जाता है। इसके बाद 3.67 भी काटा जाता है, वो यहाँ पे ईपीएफ एक ईपीएफ का ये भी होता है। यहाँ पर लिखा नहीं है डिफरेंस ऑफ ई शेयर एंड पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन। ई मतलब जो ये ई लिखा हुआ है इसको -12 -8.33 करेंगे तो यहाँ आ पाएगा 3.67। तो ये 13% का पूरा आपको यहाँ पर बाइफर्केशन मिला हुआ है। तो इसके आधार पे हम 13% कैसे निकाला जाता है ये जो आदेश है उसमें दिया हुआ है और 12% का भी दिया हुआ है। ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन रेट क्या होता है? ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन रेट जो होता है वो आपको ईएसआईसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए इसकी कॉपी भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। यहाँ पे देखिएगा ईएसआईसी यहाँ पे एम्प्लॉय के रूप में 0.75% है और एम्प्लॉयर के रूप में 3.25% निर्धारित की गई है ईएसआईसी के द्वारा, ईएसआईसी विभाग के द्वारा।
ठीक है ना, कॉरपोरेशन के द्वारा निर्धारित की गई है। तो एम्प्लॉय के रूप में वर्तमान में 0.75% है और एम्प्लॉयर के रूप में 3.25% है। चलिए आगे हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर कोई संस्था ईपीएफ की धनराशि या फिर ईएसआईसी की धनराशि कर्मचारियों के खातों में नहीं जमा करती है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका प्राविधान या फिर इसका नियम कहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो उसके बारे में यहाँ पे एमएसएमई का शासनादेश है यहाँ पे। तो एमएसएमई के शासनादेश में, और इस वाले शासनादेश की कॉपी मैंने लिंक में दे दी है। इसके प्रस्तर 35 में दिया हुआ है कि अगर कोई संस्था एपीएफ या एसआईसी का कंट्रीब्यूशन जो है कर्मचारियों के खाता में अगर नहीं जमा करता है तो उसके विरुद्ध इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत उसके ऊपर अनुबंध समाप्त करने का और उस पर पेनल्टी लगाने के कई नियम दिए हुए हैं इस इंसिडेंट पॉलिसी के अंतर्गत, और इसकी कॉपी भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने आपको बता दिया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना होता है और उस पारिश्रमिक के ऊपर उसका ईपीएफ और ईएसआईसी कितना काटा जाता है, उसका उपयोग वो किन किन परिस्थितियों में कर सकता है, इसके बारे और साथ ही साथ इनके नियम कहाँ कहाँ पे दिए हैं जिनका पालन करना संस्था का उत्तरदायित्व होता है, इसके बारे में मैंने आपको आज बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार।